आइए बच्चों, अब चैप्टर 4 का अध्ययन करें। पर इसके पहले आपको जो 3 चैप्टर हो चुके हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर लिख लिख के प्रयास करते रहना चाहिए। आइए अब चैप्टर 4 जंतु जगत का वर्गीकरण देखें। संसार में अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए जंतुओं की संख्या लगभग 18 लाख से भी अधिक है, जबकि अभी भी लाखों प्रकार के जंतु पहचाने जाने शेष हैं। सभी जंतुओं का अध्ययन करना किसी भी मनुष्य के लिए अपने जीवन काल में संभव नहीं है। अतः कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राणियों का अध्ययन करने तथा उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने ज्ञात जंतुओं को वर्गीकरण के अंतर्गत समानता के आधार पर समूहों में बांट दिया है। इस प्रकार जंतुओं को उनकी विभिन्न समानता अथवा विषमता के आधार पर पहचानने, नाम देने तथा विभिन्न वर्गों में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के आधार पर किसी एक समूह के एक जंतु का अध्ययन कर उस समूह में पाए जाने वाले अन्य सभी जंतुओं के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, सरल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वर्गीकरण के महत्व को देखें। विभिन्न जंतुओं को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में विभक्त करने को ही वर्गीकरण कहते हैं। आज के युग में जबकि मानव को लाखों जंतुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है, वर्गीकरण का अपना अलग महत्व है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, वर्गीकरण से जंतुओं के अध्ययन में सुविधा होती है। किसी भी जंतु के संघ, वर्ग अथवा गण के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसके अनेक लक्षणों का सहजता से ही पता चल जाता है। नंबर 2, वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के पारस्परिक संबंधों एवं लक्षणों की जानकारी मिलती है। नंबर 3, वर्गीकरण से जंतुओं के विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। जंतुओं के विभिन्न समूहों के अध्ययन से साधारण एवं जटिल स्तर के जंतुओं को पहचान कर कुछ समूहों की उत्पत्ति के मूल स्रोत का भी पता लगाया जाता है। जैसे पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग के लक्षणों के अध्ययन से यह पता लगाया गया है कि उन दोनों वर्गों के उदय का मूल स्रोत सरीसृप वर्ग के ही जंतु हैं, अर्थात पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जीवों का विकास सरीसृप वर्ग के जीवों से हुआ है। नंबर 4, वर्गीकरण द्वारा जंतुओं के विकास क्रम के साथ साथ संयोजक कड़ियों की निश्चित स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। संयोजक कड़ी का आशय है दो वर्गों के लक्षणों को जब किसी एक जीव में देखा जाता है तब उसे संयोजक कड़ी कहा जाता है, अर्थात दो वर्गों का लक्षण रखने वाले जीव को संयोजक कड़ी कहते हैं। नंबर 5, वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के जाति वृत्ति एवं लक्षणों के अध्ययन में सुविधा होती है। नंबर 6, किसी एक वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों के लक्षणों के आधार पर उनकी अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे पानी में पाए जाने वाले सभी जंतु समूहों के जंतु जैसे प्रोटोजोआ, स्पंज जो पोरीफेरा में रखा गया है, ये जंतु एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा
तथा मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया, सरीसृप, स्तनधारी इत्यादि पानी में सफलतापूर्वक रहने एवं तैरने के लिए ही अनुकूलित होते हैं। यानी आप जितने संघों को देखा, उस संघ के प्रमुख जीव पानी में रहने के लिए अपने शरीर को एडजस्ट किए हुए होते हैं। आइए अब वर्गीकरण के सिद्धांत को देखें। प्लेटो और अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों को दो वर्गों में पहचाना था, यानी जीवों को दो वर्ग में बांटा था, जिन्हें आजकल हम वंश और जाति के नाम से पुकारते हैं। आइए अब वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को देखें। इस दिशा में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने प्रयास किए जाने के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी में बड़ी सफल अराजकता फैली गई थी। स्वीडन के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री कार्ल वैन लिने, जो बाद में कैरोलस लिनियस के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने 1758 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में जीवों के नामकरण की एक विशेष पद्धति का वर्णन किया। उनके महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर ही उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। यानी कार्ल लिनियस को अथवा कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक या पिता कहते हैं। यद्यपि गैस्पार्ड वाहिन ने लगभग 100 वर्ष पूर्व द्विनाम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, परंतु इसके विपरीत प्रयोग व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इसका श्रेय लिनियस को ही दिया जाता है। इस पद्धति में किसी जीव का नामकरण करते समय पहले उसके वंश का नाम तथा फिर उसकी जाति का नाम लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा प्रोटियस, यानी अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। अमीबा उसके वंश का नाम है और प्रोटियस अमीबा के जाति का नाम है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थ्यूमा है। जैसा बताया गया है, लिनियस ने अपना असली नाम ही कार्ल वैन लिने से द्विपदनाम पद्धति प्रचलित करते समय परिवर्तित करके इस पद्धति के आधार पर कैरोलस लिनियस रख लिया था। यानी वैज्ञानिक ने भी अपना नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार ही रख लिया। वंश के नाम का पहला अक्षर सर्वदा बड़ा, यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा, यानी अंग्रेजी का स्मॉल लेटर होता है। छपाई में ये नाम तिरछे लिखे जाते हैं, छापे जाते हैं, किंतु हस्तलिपि में इसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है। जैसा आप समझ गए कि जब ये प्रिंट किया जाता है वैज्ञानिक नाम, तो तिरछे में प्रिंटिंग होती है, और जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो वैज्ञानिक नाम के नीचे एक अंडरलाइन कर देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इसे आप बार बार पढ़ करके याद करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बोर्ड में या प्रैक्टिकल के टाइम वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। लिनियस ने जीवधारियों के वंश का नाम रखने में मुख्यतः लैटिन शब्दों का ही प्रयोग किया है, किंतु जाति के नाम भौगोलिक प्रकृति, निवास, रूप, आकार इत्यादि आधारों पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए दिए गए नामों से स्पष्ट होता है। आपके स्क्रीन पर वर्गीकरण का ये चार्ट दिखाया गया है, जिसमें बताया गया कुछ जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं
और कुछ वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, कुछ कुल क्रम का निर्माण करते हैं और क्रम वर्ग का निर्माण करते हैं और कुछ वर्ग संघ का निर्माण करते हैं और संपूर्ण संघ मिलकर जंतु जगत का निर्माण करते हैं। वर्गीकरण में कई संबंधित जातियों को वंश में, संबंधित वंशों को एक कुल में और कुलों को क्रम, गण में, गणों को एक वर्ग में तथा वर्ग को उपसंघ या संघ में रखा जाता है। सब संघ मिलकर जंतु जगत बनाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, यदि मनुष्य का वर्गीकरण किया जाए तो उसका संघ हो जाएगा, यानी उसका जगत हो जाएगा जंतु, उपजगत बहुकोशिक हो जाएगा, संघ कार्डेटा, उपसंघ पृष्ठवंशी, वर्ग स्तनधारी, क्रम प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जाति सेपियंस। इसमें बहुत क्रम दिखाए गए हैं, लेकिन आपको जो याद करना है मेन हायरार्की का संघ, वर्ग, क्रम, कुल, वंश और जाति को ध्यान रखना होगा। उपर्युक्त प्रकार से जंतुओं को पहचानना, उनको नाम देना तथा उचित समूहों में रखना जंतु वर्गीकी कहलाता है। आइए अब पूर्व प्रचलित वर्गीकरण को देखें। इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार जंतु जगत को आकारिकी के आधार पर एक कोशिक तथा बहुकोशिक दो उपजगतों में वर्गीकृत करते हैं। बहुकोशिक जंतुओं को पुनः नोटोकॉर्ड की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर नॉन कार्डेटा और कार्डेटा समूहों में विभाजित करते हैं। इन समूहों के अंतर्गत विभिन्न संघों को निम्नलिखित प्रकार से समूहबद्ध किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जंतु जगत को दो उपजगत में एक कोशिक प्राणी और बहुकोशिक प्राणी में बांटा गया, फिर बहुकोशिक और एक कोशिक को पुनः डिवाइड किया गया। एक कोशिक प्राणी में केवल एक संघ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ के समस्त सदस्यों का शरीर केवल एक कोश की होता है और बहुकोशिक प्राणी को पुनः कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में डिवाइड किया गया, जो आप देख पा रहे हैं। अब आइए पृष्ठ रज्जु देखें कि पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड एक ठोस प्रत्यास्थ, जिसे लचीली भी कह सकते हैं, छड़ की तरह की संरचना है जो शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर आहार नाल के पृष्ठ तल पर यानी ऊपर, किंतु तंत्रिका रज्जु के आधार भाग में स्थित होती है। इस प्रकार यह देह गुहा से बाहर होती है। नोटोकॉर्ड रिक्तिका युक्त कोशिकाओं से बनी एक या दो संयोजी ऊतक की परतों से आवृत संरचना होती है। अभी जीवन के किसी काल में इनकी उपस्थिति के आधार पर ही जंतुओं को कार्डेट्स तथा नॉन कार्डेट्स में बांटा गया है। अभी आप नोटोकॉर्ड के बारे में समझ चुके होंगे कि यह एक ठोस छड़ के आकार की संरचना है जो तंत्रिका तंत्र के पृष्ठतल पर पाया जाता है, और जिन जंतुओं में ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसे कार्डेट्स और जिनमें नहीं पाया जाता है उसे नॉन कार्डेट्स कहते हैं। आपके स्क्रीन पर कार्डेट्स तथा नॉन कार्डेट्स में अंतर का एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट को पॉज करके आप लिख लेंगे और बार बार प्रयत्न करेंगे। आइए अब जंतुओं के आकारिकी संबंधी कुछ लक्षणों का अध्ययन करें, यानी उनके आकार में क्या क्या लक्षण होते हैं उसको देखें। संसार में उपस्थित लाखों प्रकार के जंतुओं
को रंग, आकार, परिमाप, स्वभाव, रहन सहन इत्यादि में एक दूसरे से भिन्नता होती है, फिर भी एक जात के प्राणियों में विशेष एक रूपता होती है। यानी एक ही जात के प्राणियों में कुछ न कुछ समानताएं अवश्य होती हैं। इन्हीं समानताओं असमानताओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण विभिन्न समूहों में किया गया है, जैसे संघों, वर्गों, गणों व कुलों आदि में किया गया है। इस संबंध में कुछ विशेष आकारिकी संबंधी लक्षणों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अभी आप कुछ आपके स्क्रीन पर ये चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को देख करके आप लक्षणों को कुछ समझ पा रहे होंगे, जिसमें सम्मिति, असम्मिति, अर्य सम्मिति या द्विपार्श्व सम्मिति दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आइए अब पहला लक्षण सम्मिति देखें। प्रत्येक जाति के जंतु के शरीर की आकृति अपने ही प्रकार की होती है। इस आकृति के दो बराबर भाग किए जा सकते हैं या नहीं, अथवा कितने तलों से दो या एक जैसे भाग किए जा सकते हैं, इसी को सम्मिति कहते हैं। यानी प्राणियों को आप कितने तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसे ही सम्मिति कहा जाता है। प्राणियों में सम्मिति मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, द्विपार्श्वीय सम्मिति। ध्यान से देखेंगे, जब प्राणी के शरीर की मध्य रेखा के दोनों ओर समान प्रकार से अवयव या भाग लगे हों, इसके दो बराबर भाग किए जा सकते हैं। इसका सीधा सा आशय यह है कि जब किसी बॉडी को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हों, केवल दो बराबर भाग, तब उसे द्विपार्श्वीय सम्मित कह सकते हैं। एग्जाम्पल, चूहा, मेढक, मनुष्य। दूसरा, अर्य सम्मित। इस प्रकार के सम्मित कुछ जलीय जंतुओं में पाई जाती है। इस प्रकार का शरीर नालाकार, गोलाकार भी हो सकता है। शरीर को कई तलों से जैसे बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है। कहने का आशय है यह है कि जब किसी बॉडी को दो से अधिक त्रिज्या से तलों से दो बराबर भागों में बांट सकते हों, तब ऐसी सम्मिति को अर्य सम्मित कहते हैं। यानी कहने का आशय, जब किसी बॉडी को जब दो से अधिक बराबर भागों में आप डिवाइड कर पावें, तब ऐसी बॉडी को अर्य सम्मित बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा, जेलीफिश, सी अर्चिन इत्यादि। असम्मिति, जब जंतु का शरीर किसी भी ओर से समान दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। यानी जब किसी बॉडी को दो बराबर भागों में आप बांट न सकें, तब ऐसी सम्मिति को असम्मिति कहते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा, स्पंज। आइए अब शरीर के तल को देखें। गोलाकार तथा असम्मित जंतुओं के अतिरिक्त जंतुओं के सामान्य निम्नांकित तल होते हैं। नंबर 1, अग्रतल। यह शरीर का अगला सिरा या तल होता है। प्रायः जंतुओं में इधर ही मुख होता है। यह गमन के समय प्रायः आगे की ओर रहता है। पश्चतल, शरीर के अग्रतल के विपरीत यह पिछला सिरा या तल होता है। इधर ही गुदा द्वार होती है। अधरतल, शरीर का वह तल जो पीठ के विपरीत उदर की ओर होता है। मेढक, कुत्ते, गाय आदि जंतुओं में यह तल भूमि की ओर रहता है। पृष्ठतल,
यह पीठ की ओर का तल है जो अधर तल के विपरीत होता है। 4 पादों वाले प्राणियों में ऊपर को यानी आकाश की ओर पृष्ठतल पाया जाता है। पार्श्वतल 2 बायां व दायां यानी पार्श्वतल 2 तल होते हैं तथा जिन पर जंतुओं में उपांग लगे होते हैं। दिशा तथा तल संबंधी अनेक तकनीक शब्द निम्नलिखित हैं। मध्यस्थ, शरीर के मध्य भाग या मध्य रेखा को मध्यस्थ कहा जाता है। मुखीय या अपमुखीय, मुख की ओर वाला भाग तथा मुख से दूरस्थ भाग या तल क्रमशः मुखीय तथा अपमुखीय कहलाते हैं। यानी मुख के समीप का भाग मुखीय और मुख से दूर का भाग अपमुखीय कहलाता है। समीपस्थ तथा दूरस्थ क्रमशः प्रारंभिक तथा इसके विपरीत। प्रारंभिक भाग समीपस्थ और जो दूर का भाग है दूरस्थ। आधारी, आधार की ओर भाग या तल। गुदी, गुदा की ओर तथा इससे संबंधित भाग। पुच्छीय, पूंछ की ओर अथवा इससे संबंधित संरचना या तल। शीर्षस्थ, सिर की ओर वाला भाग। परिधीय, अरीय अथवा गोलाकार में मध्य से दूरस्थ भाग। अगला अधोवर्ती या ऊपरी, किसी भी भाग या अंग का क्रमशः ऊपरी तथा निचला भाग, यानी ऊपर के भाग को ऊपरी, निचले भाग को अधोवर्ती कहते हैं। इस तरह से बार बार आप इन टेक्निकल टर्म का अध्ययन करेंगे तभी ये तकनीकी शब्द समझ में आएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।